हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आज के हम अपने सेशन में 26 से 28 जुलाई के जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स थे इम्पोर्टेंट वो डिस्कस करेंगे। सिंस सैटरडे को आपकी क्लास नहीं हुई थी, बट ऑल द आर्टिकल्स आई हैव इनकॉर्पोरेटेड, सो डोंट वरी, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। और संडे को जो एमसीक्यू टेस्ट होना था वो भी अपलोड हो चुका है, उसको भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना वो एमसीक्यू टेस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई योर नॉलेज। जो भी नॉलेज आपने गेन की है थ्रू दीज सेशंस, वो एमसीक्यू टेस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आपको कितना आप समझ रहे हैं। ऑल राइट, सो अपना स्कोर मुझे बताना, 21 में से कितना, 21 क्वेश्चंस थे, कितना आपने स्कोर किया वो मुझे बताना। और अब आज का सेशन अपना शुरू करते हैं। ये सैटरडे की न्यूज थी। आफ्टर साइनिंग एफटीए विद यूके, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ही वेंट टू मॉलडीव्स। मॉलडीव्स में क्योंकि उनको बुलाया गया था, मॉलडीव्स इज सेलिब्रेटिंग इट्स 60th इंडिपेंडेंस डे, और वहां पे एज गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था। तो ही वेंट देयर, मोइजो केम एट द एयरपोर्ट टू रिसीव हिम। और जो कुछ भी हुआ वहां पे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक तो जैसे हमारा एफटीए साइन हुआ है यूके के साथ, सिमिलर एफटीए हम मॉलडीव्स के साथ भी साइन करना चाहते हैं, और उसके बारे में भी कुछ डिप्लोमेटिकली शुरुआत हुई है वहां पे। ठीक है, ट्रेड टॉक्स शुरू हो गई है। देन हम एक बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी इनके साथ करना चाहते हैं, जिसमें क्या है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर पाए, और वो उनकी कंडीशंस मेनली क्या होंगी कि किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अलाउड होगा, कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, इन सब चीजों पे बात हुई इस पर्टिकुलर विजिट में। और जो ये ट्रेड टॉक्स है इनको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी मॉलडीव्स को हमने दिया, ऑलमोस्ट 4,850 करोड़ का। अब एक तो ये रुपीस डिनोमिनेटेड है, ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। सबसे पहले लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्पस सॉर्ट ऑफ दे दिया गया है, जैसे ये 4,850 करोड़, इतना कॉर्पस इनको दे दिया गया है, रुपीस में दिया है। अब ये ऐसा है कि जब मॉलडीव्स को जरूरत होगी टू बिल्ड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर या मिलिट्री कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, जो भी अपने जिस भी काम के लिए इनको ये पैसे जरूरी होंगे, ये इस लाइन ऑफ क्रेडिट इस कॉर्पस से निकाल लेंगे, और फिर वो इंटरेस्ट उस दिन से शुरू होगा। ठीक है, एक तो इसमें इंटरेस्ट कम होता है, जनरसली लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाता है, और साथ में जिस दिन, फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने आज 1 करोड़ निकाला, तो इस 1 करोड़ पे आज से इंटरेस्ट पड़ना शुरू होगा। ठीक है, अगर ये 1 महीने बाद इसमें फिर से 2 करोड़ निकालते हैं, तो वो 2 करोड़ पे उस टाइम से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये पूरे के पूरे कॉर्पस पे एक साथ से इंटरेस्ट नहीं लगेगा। एक तरह से पैसा इनको दे दिया गया है कि जब तुमको जरूरत पड़ेगी तुम इससे निकाल लेना, यूज कर लेना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट लाइन ऑफ क्रेडिट इज। यू मस्ट बी नोइंग कि कुछ टाइम पहले हमारे जो रिलेशंस थे मॉलडीव्स के साथ वो थोड़े स्ट्रेन्ड हुए थे, जब से यहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट मोइजू है जो अभी एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए, और इस पर्टिकुलर पिक्चर में आप देख सकते हैं ही इज हगिंग आवर प्राइम मिनिस्टर। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, और ये अपना जो इनका मेन कैंपेन वाज बेस्ड ऑन इंडिया आउट। ठीक है, इन्होंने एक इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की थी, और उसी बल पे इन्होंने अपना जो इलेक्शन था मॉलडीव्स का वो जीता था। इन्होंने कहा कि देखो यार, क्या होता था दैट हमने इंडिया ने कुछ एयरक्राफ्ट उनको दिए हैं, आई थिंक दे आर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट उनको दिए थे फॉर मैरिटाइम सर्विलेंस। ठीक है, मैरिटाइम सर्विलेंस में, और कुछ मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए हम इनको हेल्प करते थे, एयरक्राफ्ट दिए जाते थे, और हमारे जो आर्मी पर्सोनल्स थे वो इनको मेनली ऑपरेट करते थे। ठीक है, तो जो ये जो मुइजू थे व्हेन ही केम इनटू द पावर, व्हाट ही डिड, इन्होंने अपना कैंपेन ही बेसिकली इस पे किया था कि हम ये जो आर्मी पर्सोनल्स है इंडिया के, इनको अपने कंट्री से बाहर करेंगे। इंडिया की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हम अपनी कंट्री में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो दिस वाज द होल आइडिया। सो व्हाट ही डिड समथिंग कॉल्ड इंडिया आउट कैंपेन, जो कि सक्सेसफुल रहा एक तरह से। और ये जो अभी मई 2025 के बाद से क्या हो रहा है, ये जो आर्मी पर्सोनल्स जो इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते थे मैरिटाइम सर्विलेंस और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है सिविलियन टेक्नीशियंस से। राइट, मतलब कि आर्मी पर्सोनल्स की जगह टेक्निकल स्टाफ को अब यहाँ डिप्लॉय किया गया है, इंडियन टेक्निकल स्टाफ जो कि सिविलियंस हैं, दे आर नॉट आर्मी पर्सोनल्स। ठीक है, सो ये एक चेंज आया था, और वो पूरा का पूरा जो पूरा एकदम डिस्प्यूट जो हुआ था, नॉट एक्चुअली डिस्प्यूट, जो थोड़ी लड़ाई सॉर्ट ऑफ चल रही थी ज्यादा, जो सोशल मीडिया पे थी, वो तो आपको पता ही होगा दैट सम एमपी
ऑफ Maldives, he made certain remarks on our prime minister, और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लक्षद्वीप गए, he clicked certain pictures there, और उन्होंने जो कंट्रीमैन है उनको अर्ज किया कि लक्षद्वीप आइए, एंड देन अल्टीमेटली क्या हुआ, लोगों ने मॉलडीव्स जाना छोड़ दिया, ठीक है, कम कर दिया काफी हद तक। तो उनके टूरिज्म सेक्टर को काफी झटका लगा, क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि मेजर टूरिज्म पार्टनर इंडिया मॉलडीव्स का है, ऑलमोस्ट 6th नंबर पे टूरिस्ट वहां जाते हैं। सो एक सिग्निफिकेंट क्रैश उनकी इकोनॉमी में देखा गया। और वैसे भी आफ्टर 2021 के बाद, जब से इन्होंने बीआरआई में एनरोल अपने आप को किया, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका हिस्सा ये लोग बने, उसके बाद से ये कंसिस्टेंटली डेट में पड़े हुए हैं। इनफैक्ट एज ऑफ नाउ 120% जो इनकी जीडीपी है वो डेट है, ठीक है, इनकी डेट जीडीपी का 120% इज डेट। ऑलराइट, तो इतना ज्यादा डेट इनके ऊपर है, दे आर इन अ मेजर डेट ट्रैप। तो टाइम टू टाइम इंडिया इनकी हेल्प करता है, और इसी तरह का लाइन ऑफ क्रेडिट इनको दिया गया है, और अब ये लोग फाइनली इंडिया और मॉलडीव्स के रिलेशन सही होने जा रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि मौसम कुछ भी हो, अल्टीमेटली वी आर फ्रेंड्स। एंड मुइजू ने भी कहा कि इंडिया इज आवर मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। ये वही मुइजू है जिन्होंने इंडिया आउट कैंपेन पहले शुरू किया था, बट देन अगेन तो अभी जो विजिट इनकी हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की, एक तो इन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ 72 व्हीकल्स वहां दिए गए, 72 हैवी व्हीकल्स इंडिया ने उनको दिए। एक हैबिटेशन सोसाइटी वहां का इनॉग्रेशन उन्होंने किया, कुछ रोड्स का इनॉग्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया। साथ ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव पे बात हुई, दैट इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। और इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में मेनली कौन कौन है, 3 कंट्रीज है, एक श्रीलंका है, एक मॉलडीव्स है, और एक इंडिया है। तो ये याद रखना है, इसको स्ट्रेंथन करने की बात वहां हुई। देन वेरियस सेक्टर्स पे कोऑपरेशन के लिए बात हुई, बट मेनली इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हाउसिंग सोसाइटीज जो 3,300 सोशल हाउसिंग सोसाइटीज को इनॉग्रेट हमारे पीएम ने किया। एंड देन कुछ डिफेंस यूनिट्स वहां इनॉग्रेट की। एंड ही फ्लैग्ड, जो मुइजू है उन्होंने कहा कि हमारा की सोर्स मार्केट इंडिया है फॉर टूरिज्म। जैसे मैंने बताया कि 6th नंबर पे हम आते हैं, और इसी की वजह से मेनली इनको इतना जल्दी रिकनसाइल इंडिया से करना पड़ा, बिकॉज इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो इन्होंने अपने 60th इंडिपेंडेंस डे के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया एज गेस्ट ऑफ ऑनर, और वो भी चले गए। बिकॉज देखो, हमारे लिए भी मॉलडीव्स इंपॉर्टेंट है। मॉलडीव्स क्योंकि हमारा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैरीटाइम नेबर है। सिंस मॉलडीव्स इज आर मैरीटाइम नेबर, तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना पास, और बहुत सारा ट्रेड है जो मॉलडीव से होकर निकलता है। ये कुछ मॉलडीव्स की यहाँ लोकेशन है, तो बहुत सारा ट्रेड है जो मॉलडीव से होकर ही निकलता है, बहुत सारा कार्गो ऐसा है। तो इस वजह से भी मॉलडीव्स क्योंकि अपनी लोकेशन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे, यहाँ चाइनीज प्रेजेंस अगर हमारे इतने पास होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। डिड आई एक्सप्लेन कि मैरीटाइम नेबर क्या होता है? फिर से कर देती हूँ अगर मैंने नहीं किया है, मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे कि किसी पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया है कि मैरीटाइम नेबर क्या होता है। जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है हमारा, जो हमारी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। सो अगर किसी कंट्री के साथ हमारा ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवरलैप कर रहा हो, या फिर जहां हमारा खत्म हो रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वहां से उनका शुरू हो रहा है, सो इस केस में हम कहते हैं कि हमारा मैरीटाइम नेबर है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, वी डू शेयर आर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो ये होता है मैरीटाइम नेबर। जैसे लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं तो वो बॉर्डरिंग कंट्री होती है, तो वैसे ही मैरीटाइम नेबर ये होता है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। और बस यही कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये लाइन ऑफ क्रेडिट इनको दिया गया है जो ये अपने हिसाब से यूज कर पाएंगे। देन एफटीए के लिए बात हो रही है, ट्रेड टॉक्स वहां शुरू होनी है, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के लिए बातचीत होनी है। हम एक एफटीए कर लेना चाहते हैं मॉलडीव्स के साथ, जिससे कि दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे की जो मार्केट्स है वो इजीली एक्सेस कर पाएंगी और टेरिफ्स थोड़े कम हो जाएंगे। देन देयर विल बी अ रिन्यूड डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जो कि आफ्टर दिस इंडिया आउट कैंपेन जो हमारे मिलिट्री पर्सोनल्स को वहां से बाहर कर दिया गया था, देन दे वर रिप्लेस्ड विद सिविलियन पॉपुलेशन। अब उन्होंने दोबारा से इस डिफेंस कोऑपरेशन को
रिन्यू करने की बात की गई है। सो डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग इसमें होगा। देन मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए इनको एक तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा इंडिया, और साथ ही में इनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। देन एक न्यू डिफेंस हेडक्वार्टर वहां पे इनॉग्रेट किया जाएगा, rather फंडिंग इंडिया ने दी है। ठीक है, इसकी ये जो डिफेंस हेडक्वार्टर है इसकी फंडिंग इंडिया ने दी है। सो ऑल इन ऑल जो इंडिया और मालदीव्स के जो स्ट्रेन रिलेशन थे वो काफी हद तक अब ट्रैक पे आ गए हैं, और इट वाज एस्टैब्लिश थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑफ कोर्स, क्योंकि एक टाइम पे तो काफी ज्यादा स्ट्रेन हमारे रिलेशंस हो चुके थे। तो यही कुछ इंडिया मालदीव्स में इंपॉर्टेंट था। ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, देन ये हमारा हिस्टोरिकल और कल्चरल ज्योग्राफिक टाइज हमारे वहां से है। हम पहली कंट्री थे जिन्होंने उनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया इन 1965। देन हमारा जो सागर विजन है, जिसमें इंडियन ओशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह एक्ट करना चाहते हैं, तो सागर विजन में भी मालदीव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मालदीव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमने वहां उनको एक कोस्ट गार्ड हार्बर बनाने में हेल्प की थी। देन वी डू एन एक्सरसाइज टुगेदर, एक्सरसाइज एक का क्वेश्चन मैंने ये डिस्कस किया है आपके साथ। एक्सरसाइज युद्धाभ्यास हम किसके साथ करते हैं, और एक्सरसाइज वरुण वरुण हम किसके साथ करते हैं, और एक्सरसाइज शक्ति जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही कंक्लूड की गई थी, ये किस कंट्री के साथ हम करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। शक्ति, वरुण, युद्धाभ्यास, और हाँ बस यही। ठीक है, ये 3 जब हमने शक्ति डिस्कस करी थी तो हमने ये तीनों दोनों और भी डिस्कस करी थी कि कौन सी कंट्रीज के साथ हम ये एक्सरसाइज करते हैं, परफॉर्म होती है मिलिट्री एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये किन कंट्रीज के साथ होती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। देन ऑपरेशन कैक्टस वाज सक्सेसफुली डन बाय इंडिया, जब वहां पे मिलिट्री कू 1988 में होने वाला था। देन हमने ये कुछ $2.5 बिलियन का बजटरी सपोर्ट और लाइन ऑफ क्रेडिट ग्रांट्स इस तरह का मालदीव्स को हम टाइम टू टाइम पे देते रहते हैं। ग्रांट्स भी देते हैं, दैट ग्रांट्स होता है जिसमें हम दोबारा उनसे नहीं जाते, बस दे देते हैं। ठीक है। और इस तरह की चीजें इंडिया करता रहता है ताकि वो एक जो बिग ब्रदर वाली इमेज इंडिया की है साउथ एशिया में, और रेदर इन इंडियन ओशन रीजन में टू बी प्रिसाइज, उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह के जनरस स्टेप्स लेता रहता है। और ये कंट्रीज फिर हमारे सपोर्ट में रहती है, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू चाइना, चाइना की है चेकबुक डिप्लोमेसी या फिर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना क्या करता है, अगर वो किसी को हेल्प करता है तो वो उसके बदले उसे काफी कुछ ले भी लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, श्रीलंका में उन्होंने हम्बन टोटा पोर्ट बनाया, बट इट केम आउट एज एन वाइट एलिफेंट। ठीक है, वो वाइट एलिफेंट क्यों था, क्योंकि उनके पास कोलंबो पोर्ट ऑलरेडी था, उनको उस पोर्ट की ऐसा जितनी जरूरत नहीं थी, तो वो अल्टीमेटली नॉन वायबल हो गया, श्रीलंका डेट ट्रैप में चला गया, और वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस वहां हुआ। तो जहां पे भी चाइना की इन्वॉल्वमेंट होती है इस तरह के डेट क्राइसिस आ जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, हम बहुत सारा पैसा इन कंट्रीज को ग्रांट के रूप में देते हैं या लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, या फिर हम इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में नहीं फंसाते कंट्रीज को। इसकी वजह से वी आर मोर रिलायबल, और इसीलिए मोइजू ने भी कहा है दैट इंडिया इज आवर मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर। ऑलराइट, सो यही कुछ था इंडिया मालदीव्स में जो हमने डिस्कस कर लिया। इंडिया एक मेजर सोर्स ऑफ टूरिस्ट है मालदीव्स के लिए। देन इंडिया इज अमंग टॉप 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स। और यही कुछ था कि इनिशियली उनका प्रो चाइना टिल्ट था, ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, उनका इंडिया आउट कैंपेन। देन अल्टीमेटली वी हैड टू विड्रॉ आवर इंडियन ट्रूप्स, और अभी उनको फेज वाइज मैनर में टेक्निकल स्टाफ या सिविलियन स्टाफ से रिप्लेस कर लिया गया है। और जियो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स मालदीव्स को लेके ये थे कि उन्होंने बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया गया है वहां पे थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, विच इज अ कंसर्न फॉर इंडिया। हमारे इतने पास, हमारे मैरीटाइम नेबर में चाइना की इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिया एंड मालदीव्स एंड पीएम मोदीज विजिट टू मालदीव्स। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अभी बहुत मेजर डेवलपमेंट ये हुई थी कि फ्रांस ने डिसाइड कर लिया है कि हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और हम जो सितंबर में यूएनजीए की मीटिंग होगी,
यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो मीटिंग होगी उसमें हम फॉर्मली पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब फ्रांस बन गया है पहला मेजर ईयू कंट्री जिसने ये किया है। याद रखना मैंने कहा पहला मेजर, पहला नहीं, इससे पहले भी हंगरी ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। क्या इंडिया पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करता है? या जो टू स्टेट सोल्यूशन है व्हेन इट कम्स टू इजराइल एंड पैलेस्टीन, क्या है ये टू स्टेट सोल्यूशन? कि इजराइल और पैलेस्टीन को एक साथ नहीं, अलग अलग एग्जिस्ट करना चाहिए। पैलेस्टीन शुड बी गवर्नड एज अ डिफरेंट कंट्री। ठीक है, पैलेस्टीन को एक सेपरेट स्टेट की तरह कंसिडर करना चाहिए और इसराइल से अलग कर देना चाहिए, बट इसराइल इज ऑब्वियसली नॉट डूइंग इट। ठीक है, ही इज नॉट रेडी, द इसराइल इज नॉट रेडी। बट अभी क्या मेजर डेवलपमेंट आई है कि फ्रांस ने फाइनली सोच लिया है कि हम सितंबर 2025 में जो सेशन होगा उसमें हम पैलेस्टीन को फाइनली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और इसकी वजह से काफी ज्यादा बैकलैशेस उनको देखने पड़े यूएस से, क्योंकि यूएस इज अ मेजर अलाई ऑफ इजराइल। ठीक है, और इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने क्या कहा है कि एक तरह से आपने क्या किया, आपने टेरर को रिवॉर्ड किया। क्योंकि आपको पता होगा कि हमास ने इसराइल पे हमला किया एंड देन देयर आयरन डोम वाज डिस्ट्रॉयड। काफी ज्यादा अटैक्स वहां पर हुए, मिसाइल अटैक्स किए गए थे। ठीक है, सो रिटेलिएशन में जो इसराइल है उन्होंने कंप्लीटली उनको सुप्रेस कर दिया। और अभी क्या प्रॉब्लम है, अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर ऐसे थोड़ा स्क्रॉल कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा दैट पैलेस्टीनियंस की कंडीशन क्या है। ठीक है, वहां पे अभी एक बहुत खतरनाक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है। वो कोई ह्यूमैनिटेरियन एड वहां नहीं पहुंच पा रही है बिकॉज इसराइल इज ब्लॉकिंग एवरीथिंग। इसराइल ने एक ब्लॉकेड सॉर्ट ऑफ इम्पोज कर दिया है जिससे कोई भी एड वहां नहीं पहुंच रही है। इसी का कारण है कि बहुत ज्यादा जो कंट्रीज है उनका सेंटिमेंट एक तरह से प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट एक डेवलप हो गया है। ठीक है, उसी में फ्रांस भी है। फ्रांस भी कह रहा है कि हम पैलेस्टीन को फाइनली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। यूएस की पॉलिसी ये है कि क्योंकि वो इसराइल का एक मेजर एलाई है, रेदर इसराइल यूएस का एक मेजर अलाई है, तो वो इसराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और वो इसके अगेंस्ट होते हैं। बट फ्रांस ने कहा है दैट आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट गिव अ डैम, और मुझे फर्क नहीं पड़ता आपकी पॉलिसी क्या है, मेरी फॉरेन पॉलिसी अलग है। आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। ठीक है, और इन्होंने रिवॉर्ड टू टेरर इसको रिकॉग्नाइज किया है कि आप एक तरह से टेरर को रिवॉर्ड कर रहे हैं, जो टेरर हमास ने इसराइल पे किया। बट ऑन दी अदर हैंड जो व्हाट इसराइल इज डूइंग, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। देन यूएस ने रिटरेट किया इसकी पोजीशन, रिटरेट यानी कि दोहराई इसकी पोजीशन, ओपोजिशन, कि एक देयर कैन नेवर बी अ टू स्टेट सोल्यूशन, ऐसा इसराइल कहता है। टू स्टेट सोल्यूशन, आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि इसराइल और पैलेस्टीन अलग अलग कंट्रीज की तरह इनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाए। बट इसराइल क्या कहता है कि ये हमारा अखंड इसराइल का पार्ट है पैलेस्टीन। ठीक है, तो इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब फ्रांस ने रिकॉग्नाइज किया है और एक बहुत फेमस सी लाइन है दैट व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर फ्रांस कुछ करता है तो उसका इम्पैक्ट, काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पूरे यूरोप पर देखा जाता है। तो अभी जैसे फ्रांस ने डिसाइड कर लिया है फाइनली कि हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं, यूएनजीए में हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सो इससे क्या होगा, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि इमीडिएट इफेक्ट तो इसका देखा जा रहा है कि जो माल्टा और बेल्जियम है वो भी शायद इसको रिकॉग्नाइज कर ले, और जो बाकी कंट्रीज हैं उन पे भी थोड़ा प्रेशर आएगा। कि प्रेशर क्या, एक तरह से उनको भी इंसेंटिव सॉर्ट ऑफ मिल जाएगा कि हम कर लेते हैं रिकॉग्नाइज। और इसका एक प्रॉब्लम यूएस को भी देखना पड़ेगा। देखो, यूएस इज अ P5 कंट्री। लेट अस डिस्कस पहले पैलेस्टीनियन का। देखो क्या है, व्हेन इट कम्स टू अ कंट्री लाइक पैलेस्टीन, फॉर एग्जांपल पैलेस्टीन है। अब पैलेस्टीन क्या एक कंट्री की तरह इसको बनना है, तो कौन कौन सी कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करती है, दैट इज एन इशू। ठीक है, इंडिया मानता है कि हाँ टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, और अदर कंट्रीज लाइक रशिया, देन चाइना, हम सब इसमें है, इसके फेवर में है कि हाँ टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। देयर शुड बी अ डी हाइफनेशन पॉलिसी। ये नाम, ये जो टर्म्स मैं यूज कर रही हूँ ये याद रखना है। बी इट टू स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन किसके लिए यूज होता है, टू स्टेट सोल्यूशन इज फॉर इसराइल एंड पैलेस्टीन।
साथ ही में जिस डी हाइफिनेशन पॉलिसी क्या है कि दो अगर कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर एडवर्स रिलेशंस है, फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड ताइवान के काफी स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं। चाइना ताइवान को अपना पार्ट मानता है, बट ताइवान कहता है हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो इसराइल पैलेस्टीन की तरह ही एक काफी स्ट्रेन्ड रिलेशंस है। इस केस में डीहाइफिनेशन पॉलिसी अडॉप्ट करना यानी कि हम दोनों ही कंट्रीज के साथ सेपरेटली ट्रेड करेंगे या सेपरेटली कोऑपरेट करेंगे, सेपरेट रिलेशंस रखेंगे डिस्पाइट देम हैविंग एडवर्स रिलेशंस। ठीक है, समझ आई बात? डीहाइफिनेशन मतलब दोनों को अलग अलग करके रखेंगे, अलग अलग करके देखेंगे, दोनों को एज सेपरेट एंटिटीज देखेंगे विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि इनके आपस में कितने ही स्ट्रेन्ड रिलेशंस हों। ऑल राइट, क्लियर हुआ ये? ठीक है, डीहाइफिनेशन पॉलिसी एंड टू स्टेट सोल्यूशन तो इंडिया दोनों ही में मानता है। और टॉकिंग अबाउट पैलेस्टीन, क्या पैलेस्टीन यूएन का पार्ट है? नहीं, यूएन का एक नॉन परमानेंट ऑब्जर्वर मेंबर है। पैलेस्टीन नॉन परमानेंट ऑब्जर्वर मेंबर है। ठीक है, लेट्स डिस्कस कि यूएन का अगर पार्ट किसी को बनना है तो वो कैसे बनते हैं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ टाइम पहले ही पैलेस्टीन ने एक एप्लीकेशन शायद डाली थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पैलेस्टीन ने कुछ टाइम पहले एक एप्लीकेशन डाली थी और हम इसका प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं कि अगर किसी कंट्री को यूएन का पार्ट बनना है तो वो कैसे बन सकती है। सबसे पहले वो एक एप्लीकेशन देंगे जो सेक्रेटरी जनरल है उनको, यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है उनको एक एप्लीकेशन देंगे रिटर्न में कि एक हम पार्ट बनना चाहते हैं, और वो एक अंडरटेकिंग सॉर्ट ऑफ साइन करके देंगे कि हम एक पीस लविंग स्टेट है और जो भी यूएन के लॉज हैं हम उनको मानेंगे, और जो भी इंटरनेशनल एरिना में लॉज चल रहे हैं हम सभी को मानेंगे, और हम एक पीस लविंग स्टेट है, हमें यूएन की मेंबरशिप चाहिए। तो वो ये एप्लीकेशन दी जाएगी सेक्रेटरी जनरल को। अब सेक्रेटरी जनरल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इनको ये फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें P5 है और +10, P5 +10, तो इसमें टोटल 15 मेंबर्स है। इसमें से 9 मेंबर्स की मंजूरी जरूरी है, मतलब 9 मेंबर्स शुड अग्री फॉर द एडमिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैलेस्टीन की बात करें, अगर पैलेस्टीन को यूएन का मेंबर बनना है तो एटलीस्ट 9 मेंबर्स का हामी आनी चाहिए, और उसमें से ये जो P5 मेंबर्स है जिनके पास वीटो है, वीटो एक भी नहीं होना चाहिए। तो यू कैन इमेजिन कि जब भी बात आती होगी पैलेस्टीन की तो पैलेस्टीन यहीं पे ही खत्म हो जाता होगा, क्योंकि P5 मेंबर में यूएस भी है, तो यूएस वीटो लगा देता है हमेशा और पैलेस्टीन की एंट्री यूएन में नहीं हो पाती। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेट है जिसको ये कंफर्मेशन मिल गया, मतलब कि 9 लोगों ने मान लिया, यूएन सिक्योरिटी में से 15 में से 9 लोगों ने हामी भर दी, और P5 की तरफ से भी कोई वीटो नहीं आया। अब ये जाएगा यूएनजीए के पास। अब यूएनजीए में ये 2/3 मेजोरिटी के साथ इट शुड बी पास्ड, जो रेजोल्यूशन आया है इट शुड बी पास्ड विद 2/3 मेजोरिटी, और फिर इसको एडमिट कर लिया जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट को। तो दिस इज द प्रोसेस जिससे कि एक पर्टिकुलर कंट्री को यूएन का मेंबर बन सकती है। पैलेस्टीन मेंबर नहीं है, पैलेस्टीन एक नॉन ऑब्जर्वर मेंबर है, जिसका मतलब है कि वो जो ये यूएन की मीटिंग्स होती है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट कोई वोट नहीं दे सकते। ठीक है, अब ऐसा रिजोल्यूशन पहले आ चुका है और एटलीस्ट 144 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, ठीक है, 193 में से 144 कंट्रीज जो कि यूएन का मेंबर है वो चाहती हैं कि पैलेस्टीन को मेंबर बनाया जाए यूएन का, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो आ जाता है उसकी वजह से ये मेंबर नहीं बन पाता। अदरवाइज काफी स्ट्रॉन्ग मेजोरिटी है, 144 कंट्रीज चाहती है कि बन जाना चाहिए, और इसमें इंडिया भी है। ठीक है, ग्लोबल साउथ की काफी कंट्रीज है और काफी सारे अरब नेशंस भी हैं। ठीक है, सो दिस वाज द होल न्यूज। मेजर डेवलपमेंट ये है कि फ्रांस ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने का फैसला ले लिया है। यूएस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, इजराइल की तरफ से भी एक रिएक्शन आया है, बट हमने पूरा देख लिया कि एक कंट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए या उसको यूएन की मेंबर रिकॉग्नाइज नहीं, देखो रिकॉग्नाइज तो वो अपने इच्छा से कर सकते हैं, बट देन यूएन का मेंबर बनना भी तो जरूरी है। यूएन का मेंबर बनने के लिए दीज आर द कंडीशंस दैट अ कंट्री हैज टू फुलफिल, जो हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्कस किया। दैट आपको पहले यूएन सेक्रेटरी जनरल को एक एप्लीकेशन देनी होगी, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएंगे, 15 में से 9 लोगों की हामी चाहिए, वीटो एक नहीं होना चाहिए, देन यूएनजीए के पास जाएगा और 2/3 मेजोरिटी से
अगर रिजोल्यूशन पास होता है तो आप एक मेंबर बन जाएंगे विद राइट टू वोट। ठीक है, क्लियर है सब कुछ। डी हाइफिनेशन पॉलिसी क्लियर हुई, टू स्टेट सोल्यूशन क्लियर हुआ। ये तो था न्यूज सैटरडे के न्यूज़पेपर में। और आज भी फिर से आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आया है, इजराइल पैलेस्टीन एंड द वेस्ट। क्या हुआ है, जैसे ही फ्रांस ने डिसाइड कर लिया है दैट वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन, हम रिकॉग्नाइज करेंगे और हम ये रिजोल्यूशन लेके आने वाले हैं, हम यूएनजीएमएन को रिकॉग्नाइज फाइनली कर लेंगे सितंबर वाले सेशन में। तो इसके बाद से क्या हुआ है, काफी ज्यादा ग्लोबल प्रेशर इसराइल पे आया है दैट वट एवर यू आर डूइंग विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, विद द पीपल देयर, इट इज रॉन्ग। ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो आप वहां कर रहे हैं गाजा के लोगों के साथ। अम, आपने वो वीडियो देखी है क्या, काफी ज्यादा इंटरनेट पर सर्कुलेट वो हो रही है, जिसमें एक क्या होता है, एड आती है या खाना जब भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन लोगों को, अब वहां पे हंगर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास बेबी फूड नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेबी फूड नहीं है, जो मेडिकल वहां स्टाफ है वो इवेंचुअली फेंट कर रहे हैं। और जो इस तरह का फूड जब दिया जाता है तो वहां पे बहुत लोगों की भीड़ आती है, ऑफ कोर्स दे आर सफरिंग फ्रॉम हंगर। वहां पे खाना उनको नहीं मिल रहा है, इतना मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे गाजा में चल रहा है, बिकॉज इसराइल ने एक ब्लॉकेड लगा दिया है जिससे कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड जो वहां पहुंच जाती थी वो भी अब नहीं पहुंच रही। ठीक है, सो अब जैसे ही फ्रांस ने रिकॉग्नाइज करने की बात की तो एक तरह से पूरा ग्लोबल प्रेशर इसराइल पे आया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए कुछ टाइम के लिए ब्लॉकेट खोलेंगे। बट वो ऑफ कोर्स एक तरह से लिप सर्विस सॉर्ट ऑफ ही थी, पेपर पेपर पे ही वो हुआ है, असलियत में वैसा नहीं हो रहा है। और वो जो वीडियो की मैं बात करी थी जिसमें एक इंडिविजुअल इज सेइंग, वो जिंदा बच गए थे वहां पे जब फायरिंग हुई, तो कुछ लोग सिविलियंस बहुत ज्यादा वहां मारे जा रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल थे वो बच गए थे। सो ही वॉज गिविंग एन इंटरव्यू एंड ही सेड कि इससे तो दे आर मोर लकी, मतलब कि जो मर गए हैं वो ज्यादा लकी है कि एटलीस्ट वो हंगर से तो नहीं तड़प रहे। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ क्राइसिस दे आर फेसिंग, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां चल रहा है। और अभी आफ्टर दिस फ्रांस रिकॉग्निशन थोड़ा एक रिफ्ट सॉर्ट ऑफ देखा जा रहा है बिटवीन वेस्ट एंड अदर कंट्रीज, मतलब वेस्ट में ही एक रिफ्ट देखा जा रहा है। एक तरफ फ्रांस वाली कंट्रीज है, फ्रांस जैसी कंट्रीज हैं जैसे यूके, कनाडा और इस तरह की कंट्रीज हैं, वो अब फ्रांस की तरह बोलने लगे हैं कि प्लीज ये ब्लॉकेड हटाइए, ये तो आप एक तरह से उनको मार रहे हैं। ठीक है, और एक तरफ यूएस है जहां पे उनको लगता है कि वट एवर इजराइल इज डूइंग इज करेक्ट, वो अपनी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय डूइंग दिस, और हमास उन पे अटैक्स करता है, उनकी सोवरेनिटी पे अटैक्स करता है। सो दिस इज अ रिफ्ट दैट इज बीइंग सीन। ठीक है, वो ही है जो इस आर्टिकल में मेनली डिस्कस हुआ है। हम देख लेते हैं आर्टिकल। सो एक रिफ्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में देखा जा रहा है, जैसा कोल्ड वॉर के टाइम पे एक रिफ्ट देखा गया था जिसमें कंट्रीज दो ग्रुप्स में बट गई थी, वैसा ही रिफ्ट प्रेजेंट टाइम पर देखा जा रहा है ओवर इजराइल पैलेस्टीन इशू। इन्होंने कुछ टाइम के लिए मिलिट्री ऑपरेशन को हॉल्ट करा है लिमिटेड पीरियड के लिए, ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पे आ सके। देखो, दिस इज गाजा स्ट्रिप और ये इसराइल है, दिस इज वेस्ट बैंक एंड दिस इज गोलान हाइट्स। ये मेनली डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। और दिस इज इजिप्ट, यहाँ पे एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर था जिसको भी कुछ टाइम के लिए इसराइल ने बंद कर दिया था, जहां से ह्यूमैनिटेरियन एड आती थी। और ये ब्लॉकेड काफी टाइम से इसराइल ने इम्पोज किया हुआ है ओवर गाजा। तो यहाँ जो गाजा के लोग हैं उन तक खाना भी नहीं पहुंच पा रहा है एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम हंगर। हॉस्पिटल्स तक में उनके पास बेबी फूड नहीं है, मतलब इससे ही खराब क्या हो सकता है। और अभी इसराइल ने ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स दी जाती थी इसको रिज्यूम करने की बात की है। ठीक है, तो ये लोकेशन एक तरह से इंपॉर्टेंट है। इसराइल की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, एक तो ये मेडिटेरेनियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही में सीरिया है, देन देर इज इजिप्ट, देर इज जॉर्डन और लेबनन। लेबनन, सीरिया, जॉर्डन एंड इसराइल, इजिप्ट, ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसराइल के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और इसराइल मेडिटेरेनियन सी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, दिस इज गाजा स्ट्रिप, जहां पे एक क्राइसिस अभी मेनली चल रहा है, जहां पे हमास एक मिलिटेंट जो ग्रुप है वो उनकी प्रेजेंस देखी जाती है। और इसीलिए जो यहाँ पे फिलाडेल्फी कॉरिडोर था जहां से मेनली, जिसको इजिप्ट, जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में था, मेनली एक
अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ इजराइल और इजिप्ट के बीच में हुआ था दैट आप ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करेंगे, बट देन इसराइल ने ऐसा कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एड की जगह मिलिट्री वेपन्स जिनको सप्लाई किए जाते हैं, तो ये कॉरिडोर भी बंद कर दिया गया था और जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी बंद हो गई थी। ऑल राइट, सो की डेवलपमेंट्स ये है कि एक तो फ्रांस ने रिकॉग्नाइज करने का सोच लिया है पैलेस्टीन को यूएनजीए में। देन वेस्टर्न शिफ्ट में क्या हुआ है, कंट्रीज लाइक इटली, कनाडा, यूके, जापान, फ्रांस, इन्होंने इसराइल से कहा है कि प्लीज ये अपना जो आपकी वॉर चल रही है इसको खत्म करो। इससे क्या हो रहा है, एक तो वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है और मेनली सिंपथी लोगों की बढ़ रही है टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन सफरिंग्स। ठीक है, और इजरायली सेटलमेंट के एक्सपेंशन की बात करें तो वेस्ट बैंक को उन्होंने एनेक्स कर लिया है और दे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट। वो ये टू स्टेट वाला जो सोल्यूशन है इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यूएस भी इसके अगेंस्ट ही है मेनली। और अभी देखो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि यूएस पे भी एक तरह से प्रेशर पड़ेगा विद फ्रांस, फ्रांस क्योंकि P5 का मेंबर है और यूएस भी P5 का मेंबर है, तो अल्टीमेटली यूएस पे भी थोड़ा प्रेशर आएगा क्योंकि द काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गोइंग ऑन देयर। ठीक है, काफी ज्यादा एंटी इसराइल सेटलमेंट सेंटिमेंट्स लोगों में डेवलप हो गए हैं और पैलेस्टीनियन सफरिंग के लिए थोड़ी ज्यादा सिंपैथी बढ़ गई है, तो यूएस पे भी थोड़ा प्रेशर तो आएगा। ठीक है, इसकी वजह से ग्लोबल पोलराइजेशन हो गई है जिसमें एक तरफ तो इसराइल यूएस जैसी कंट्रीज है और एक तरफ फ्रांस जैसी कंट्रीज हैं जो कि चाहती है कि ये एक तो ये वॉर खत्म हो और टू स्टेट सोल्यूशन पे बात की जाए। देन यूएन का पैरालिसिस होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि यूएस तो ये रेजोल्यूशन आते ही बंद कर देगा, इस पे वीटो अपनी यूज कर लेगा। तो पैलेस्टीनियन रिकॉग्निशन पे यूएन पैरालिसिस हमेशा से रहा है। और अरब वर्ल्ड का डिवीजन ये है कि कुछ अरब कंट्रीज है जो कि इसराइल के साथ अब अच्छे रिलेशन स्थापित कर लेना चाहती है, बट कुछ ऐसी है जो फर्मली जो ये प्रो पैलेस्टीनियन कॉज है इसके लिए खड़ी है। तो ये भी एक डिवीजन एक तरह का देखा जा रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इसराइल पैलेस्टीन वॉर एंड जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसमें फ्रांस ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ये सारा आप दिमाग में रखना। ठीक है, इसराइल की लोकेशन हमने देख ली। नाउ नेक्स्ट इज 3 times द प्राइस ऑफ अदर ऑयल्स। क्या हुआ है, जो कोकोनट ऑयल का प्राइस है वो आसमान पे छू रहा है, वो देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल एक्चुअली है क्या। देखो सीपीआई इन्फ्लेशन कम थी इस बार, हमने देखा था कि समवेयर अराउंड 2.1 पे हमारी इन्फ्लेशन थी, सीपीआई इन्फ्लेशन, और उसकी मेजर कारण था रिटेल फूड में जो इन्फ्लेशन कम की गई थी, मतलब कि फूड की सरप्लस सप्लाई थी, तो उसके कारण जो इन्फ्लेशन थी उसमें थोड़ी गिरावट देखी गई थी और समवेयर अराउंड जो हमारी एनुअल इन्फ्लेशन थी दैट वाज -1.06 इन जून, और लोएस्ट इज जनवरी 2019 के बाद इतनी कम अभी आई थी। पहले कोविड से पहले ही इतनी कम देखी गई थी, उसके बाद इतनी कम कभी इन्फ्लेशन हमारी हुई नहीं थी, बट अभी हमारी -1.06 की इन्फ्लेशन थी। और इसका कारण हमने एक पिछले आर्टिकल में भी डिस्कस किया था कि एक तो बम्पर क्रॉप्स हुई है और हमारी फूड जो हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज, उनके पास काफी अच्छा खासा पूल है। और जो प्रॉब्लम आती है पल्सेस में, तो पल्सेस के लिए हम क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट ड्यूटी हमने जीरो कर दी थी। ठीक है, जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी पे हम पल्सेस अपनी कंट्री में लेके आ रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन वॉज इन कंट्रोल। और उसके कारण सीपीआई, क्योंकि मेजर शेयर क्या है सीपीआई में, फूड एंड बेवरेजेस, उसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो गई थी। फाइन, याद आया पूरा जो था। अब ये कोकोनट का इस आर्टिकल में डिस्कस किया है, कोकोनट और मेनली एडिबल ऑयल्स पे। अब जब एडिबल ऑयल्स की बात करती है तो वी नो दैट हम हमारा एडिबल ऑयल कंजप्शन में एक काफी मेजर हम कंट्रीब्यूटर रहते हैं, हम काफी ज्यादा एडिबल ऑयल कंज्यूम करते हैं, बट एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन हमारे यहाँ इतनी नहीं है। कुछ ही स्टेट्स है जहाँ पे एडिबल ऑयल उगाए जाते हैं, बीट पाम ऑयल और बी इट सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में वी आर सेल्फ सफिशिएंट। तो ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली था क्या। ये कह रहे हैं कि जो कोकोनट ऑयल का प्राइस था वो ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई अभी चल रहा है, और उसका कारण इन्होंने बताया है। उसका इन्होंने मेनली एक कारण बताया है, एक कारण है अल नीनो। अब आप सोच रहे होंगे कल नीनो ईयर तो नहीं है, हम तो देख रहे हैं कि मेजर नहीं,
एमजेओ की वजह से, मेडन जूलियन ऑसिलेशन की वजह से, एक्टिव फेज के कारण सरप्लस मानसून हुआ है, खरीफ सोइंग हमारी अच्छी हुई, खरीफ क्रॉप्स बम्पर हुई है। तो ये अल्नीनो कहाँ से आया? ऑथर कह रहे हैं कि अल्नीनो जो 2023 में आया था, 2023 से 2024 तक जो अल्नीनो चला था, उसके कारण ये जो सप्लाई क्रंच आया है इन कोकोनट सप्लाई। ठीक है, तो इससे एक स्टेटमेंट क्या बन सकती है कि अल्नीनो का कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिसपे अल्नीनो का इफेक्ट 1-2 साल बाद देखा जाता है। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता कुछ क्रॉप्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट। कोकोनट का एग्जांपल में ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोकोनट का जो फ्लावरिंग एंड देन फ्रूटिंग, ये जो टाइम होता है ये ऑलमोस्ट इसमें 1 साल लगते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की जो प्रोसेस होती है, और फिर अल्टीमेटली कोकोनट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्योंकि 1 साल लगता है, तो ये जो सप्लाई क्रंच उस टाइम पे आया था, मतलब कि उस टाइम पे फ्लावरिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, देन अल्टीमेटली फ्रूटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, तो अभी हम सप्लाई क्रंच देख रहे हैं। ठीक है, सो अल्नीनो की वजह से ये सप्लाई क्रंच आया है। और देन उसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि देर आर 2 कंट्रीज जिनको मेजर प्रोडक्शन में, कोकोनट प्रोडक्शन में जो मेजर है, एक है फिलीपींस और एक है इंडोनेशिया। फिलीपींस इज एट टॉप। ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कोकोनट के लिए। कोकोनट की सप्लाई को लेके मेजर प्रोडक्शन कहाँ होती है? मेजर प्रोडक्शन फिलीपींस में होती है, देन इंडोनेशिया और इंडिया। बट देखो इंडिया ना इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट एक्सपोर्ट में नहीं कर पाता। हम लोग 5.7173 की हमारी 5.73 लाख टन में हमारी प्रोडक्शन थी, और समवेयर अराउंड आई थिंक 3. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो 5.7 लाख टन जो हम प्रोड्यूस करते थे, उसमें से मेजर हम यही यूज कर लेते हैं। और ये जो 0.15 है, 0.15 लाख टन ही है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम एक्सपोर्ट में हमारा बहुत माइन्यूट सा शेयर है। एक्सपोर्ट में मेजर प्लेयर्स है फिलीपींस और इंडोनेशिया। अब इसमें ऑथर कह रहे हैं कि फिलीपींस में क्या हुआ, एक तो देखो ये तो हुआ ही कि अल्नीनो की वजह से सप्लाई कम हो गई। अब जैसे ही सप्लाई कम हुई, तो इन कंट्रीज ने अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को केटर करने के लिए एक्सपोर्ट बंद कर दिए, जैसा कि हम भी यूजुअली कर देते हैं। जब हमारे यहाँ डिमांड डिमांड होती है, अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम यूजुअली एक्सपोर्ट पे बैन लगा देते हैं, करते हैं, इंडिया भी करती है ऐसा। वैसा ही सेम फिलीपींस और इंडोनेशिया ने भी किया है। सो कोकोनट के केस में फिलीपींस और इंडोनेशिया मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, टॉप प्रोड्यूसर्स हैं और टॉप एक्सपोर्टर्स भी हैं। इंडिया बहुत माइन्यूट हमारा शेयर है, बीट इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में फिर भी हम थर्ड नंबर पे आते हैं क्योंकि स्टिल कम है, लेकिन एक्सपोर्ट हम इतना नहीं करते, हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही किसी तरह से पूरी कर लेते हैं। और अल्नीनो इंड्यूस्ड ड्रॉट्स की वजह से ये मेनली हुआ क्योंकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ऑफ कोकोनट ट्रीज, जिसमें ऑलमोस्ट 1 साल का टाइम लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ऐसी स्टेटमेंट आए कि कोकोनट की जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है उसमें 1 साल का लंबा टाइम लगता है, तो याद रखना है ऐसा भी है, क्योंकि ये न्यूज में काफी चल रहा है, इसके प्राइसेस काफी ज्यादा हाई हैं। देन टॉकिंग अबाउट इंडोनेशिया, दोनों की ही जो प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम हुई है। देखो ये वाला टेबल आप देख सकते हैं, 10 लाख टन की इनकी प्रोडक्शन हुई है, एंड देन 16.65 लाख टन की प्रोडक्शन इनकी हुई है। मेजरली क्या है, स्टेग्नेशन आई है, और इन्होंने अपनी डोमेस्टिक डिमांड्स को भी फुलफिल करने के लिए ये पर्टिकुलर जो इनका प्रोड्यूस है उसको रख लिया है। कोकोनट ईल्ड पे फर्क पड़ा है, विच टेक्स अबाउट अ ईयर टू रिकवर। अब क्या होगा, जैसे डोमेस्टिक सप्लाई में स्टेग्नेशन आई है, अब क्या ऐसा किया जा सकता है कि अ, अगर सप्लाई नहीं है तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए नए पेड़ उगा दिए जाए, बट उसमें भी ऑलमोस्ट 3 से 5 साल का टाइम लगेगा। इवन इफ अगर आप हाइब्रिड क्वालिटीज भी यूज करें, हाइब्रिड प्लांट्स भी यूज करें, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 3 से 5 साल का टाइम लगेगा कोकोनट को, ये जो कोकोनट है इसकी प्रोडक्शन होने में, और डिमांड को केटर करने के लिए इतना टाइम लग जाएगा। तो इमीडिएटली अभी कुछ नहीं हो सकता, ये प्राइसेस हाई ही रहने वाले हैं। और टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो हम ऑलमोस्ट 3.9 लाख टन है जिसको कुकिंग में यूज करते हैं, और बाकी कॉस्मेटिक्स सोप में जाता है। आपने देखा होगा कोकोनट ऑयल काफी लोग यूज करते हैं, बट इंडिया पे इतना ज्यादा हम पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो काफी माइन्यूट सी हमारी कंजम्पशन है, और इतनी हम डोमेस्टिक से ही पूरी कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, जैसे
इंडोनेशिया का हमने बात की कि इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कोकोनट अपने एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है ताकि डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए कमी ना पड़े। और साथ ही में जो फिलीपींस है उन्होंने मैंडेट किया है कि 3% ब्लेंडिंग की जाए। अब यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ मेज होता है, ठीक है, तो हम मेज को इथेनॉल ब्लेंडिंग या बायोडीजल के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये लोग वैसे ही सिमिलरली कोकोनट को यूज करते हैं। तो अब ये 3% से 5% पे मूव करना चाहते हैं, तो ये ज्यादा से ज्यादा अपने पास ही रख रहे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट। सो उसकी वजह से भी ग्लोबली जो कोकोनट के प्राइसेस हैं वो थोड़े हाई चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कोकोनट प्राइसेस का मेनली था कि कोकोनट प्राइसेस हाई क्यों चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ अल नीनो, बिकॉज ऑफ सप्लाई क्रंच, जो एक्सपोर्ट बैन मेनली लगा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट इससे क्या क्या है जो हम अपने प्रीलिम्स में देखेंगे, या एक काम करते हैं पहले कोकोनट को पूरी तरह से डिस्कस ही कर लेते हैं। ये कोकोनट के बारे में इंफॉर्मेशन है, अगर जैसे एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाली इंफॉर्मेशन ये है। अब ये वेरिंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस में कोकोनट को उगाया जा सकता है। हमारे यहाँ मेनली कहाँ पे होता है, जैसे पहले तो केरला में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसकी होती थी, बट अब आंध्रा और तेलंगाना, एंड देन सॉरी कर्नाटका, आंध्रा एंड देन केरला। तो ये तीन स्टेट्स अब है। केरला थर्ड नंबर पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, जबकि केरला का जो नाम है वो मेनली कोकोनट ट्री पर ही समहाउ बेस्ड है, बट केरला थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है व्हेन इट कम्स टू कोकोनट। और हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हम 3 मेजर ऑयल्स हैं जिनको कंज्यूम करते हैं, और उसमें वो 3 मेजर ऑयल्स हैं कुकिंग ऑयल के लिए। एक तो हम पाम ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, एक तो हम पाम ऑयल यूज करते हैं, इतना छोटा है कि मुझे दिख नहीं रहा। पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल, ये 3 मेजर ऑयल्स हैं जो हम यूज करते हैं। अब ये प्रीलिम्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, इनको प्लीज थोड़ा दिमाग में रखें। कौन सा यूज करते हैं हम? पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। और रही बात मस्टर्ड ऑयल की, तो मस्टर्ड ऑयल इज समथिंग दैट वी आर इम्पोर्ट, मतलब हम सफिशिएंट है हमारे लिए, हमको इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। मस्टर्ड ऑयल में हमारी डोमेस्टिक डिमांड हम पूरी कर लेते हैं। पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, सोयाबीन ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, सनफ्लावर ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी कंजम्पशन है लाख टन्स में। ठीक है, 97.5। और सबसे ज्यादा हम पाम ऑयल कंज्यूम करते हैं, देन सोयाबीन ऑयल, उसके बाद मस्टर्ड ऑयल। लेकिन मस्टर्ड ऑयल का ऐसा है कि हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, हम अपने डोमेस्टिक उससे ही कवर कर लेते हैं, जो हमारी नीड्स हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से कवर हो जाती है। देन सनफ्लावर ऑयल भी हम मेनली इंपोर्ट करते हैं। तो ये 3 मेजर ऑयल्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। देखो कोकोनट ऑयल काफी नीचे है, ऑन ओनली 3.9 लाख टन्स की हमारी कंजम्पशन है, और बाकी जो कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज होता है, बट इतनी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो जाती है कि हम अपनी कर लें। ठीक है, तो इसी वजह से कोकोनट ऑयल का इतना ज्यादा जो डिमांड, कोकोनट ऑयल के जो प्राइसेस बढ़े हैं, इतना इफेक्ट इंडिया पे हम नहीं देख पा रहे। ठीक है, और एक चीज और कही है इन्होंने कि जो हमारे इंडिजीनियस ऑयल्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल, इनकी डिमांड बहुत कम अब हो गई है मार्केट में। ठीक है, और ये हम इंडिजीनियसली प्रोड्यूस करते हैं। कौन से? मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, एंड द थर्ड वन इज मस्टर्ड, सेसमे, सेसमे इज द थर्ड वन। ठीक है, और बट इनकी डिमांड इतनी कम हो चुकी है, अभी सिर्फ एक ही इंडिजीनियस ऑयल है जो है मस्टर्ड ऑयल, जिसकी डिमांड अभी भी है थर्ड नंबर पे, हम इसको सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ऑल राइट, सो ये जो मैंने रेड रेड से मार्क किया है, पिंक से हाईलाइट किया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो इसको थोड़ा नोट करके रखना अपने नोट्स में। और तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटका नहीं है, तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु सबसे हाईएस्ट है, देन उसके बाद कर्नाटका है, और उसके बाद केरला है। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, इस तरह से कोकोनट ऑयल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब कोकोनट ऑयल का देख लेते हैं कि एग्रीकल्चरली इसकी जो प्रीलिम्स रेलेवेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, और मेनली कहाँ लगता है? 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ के एल्टीट्यूड में ही इसको मेनली ग्रो किया जाता है, ये इसके लिए विजिबल है। टेम्परेचर की बात करें तो 27 ±5 डिग्री सेल्सियस, एंड ह्यूमिडिटी इसके लिए चाहिए 60% से ज्यादा। ये इसकी कंडीशंस है, और इस तरह के क्वेश्चंस हमने प्रीलिम्स में देखे हैं। अगर कोकोनट पे सवाल बनेगा तो इस इंफॉर्मेशन पे भी सवाल बन सकता है,
इसकी स्टेट्स पे सवाल बन सकता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है, तो तमिलनाडु, कर्नाटका एंड देन इवेंचुअली केरला। केरला में आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर केरला लिख दिया जाए कि हाँ यार केरला में होता होगा, लेकिन केरला में पहले होता था, अब इनकी प्रोडक्शन थोड़ी कम हो गई है। प्रोडक्शन भी और इनफेक्ट कंजम्पशन भी काफी कम है कोकोनट की हमारे इंडिया में। इंडिजीनियस ऑयल्स की बात करें तो हम सिर्फ मस्टर्ड ऑयल है जो हम इंडिजीनियसली प्रोड्यूस करते हैं और उसकी डिमांड भी अभी है। अदरवाइज सबसे ज्यादा पाम ऑयल, देन सोयाबीन ऑयल और उसके बाद सनफ्लावर ऑयल हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। दिस पर्टिकुलर टेबल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस पर्टिकुलर टेबल एंड दिस हाईलाइटेड पोर्शन जो ये पिंक में हाईलाइटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फिर से इस पे आते हैं, बार बार इस पे, इससे हम डिविएट हो रहे हैं। टॉकिंग अबाउट इट्स कंडीशंस, किन कंडीशंस में ये ग्रो होता है, तो इसके लिए ट्रॉपिकल ये एक प्लांट है और 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ इनके बीच में इसको उगाया जा सकता है। टेम्परेचर इसके लिए चाहिए 27 ± 5 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 60% से ज्यादा चाहिए। और टॉकिंग अबाउट एलिवेशन, तो अप टू एन एलिवेशन ऑफ 600 मीटर अबव मीन सी लेवल इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। तो ज्यादा एलिवेशन पे भी नहीं उगता, 600 मीटर अबव मीन सी लेवल, क्योंकि इसके लिए आप देखो ट्रॉपिकल कंडीशंस चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो जितना ज्यादा मीन सी लेवल पे ऊपर होगा तो विद एल्टीट्यूड थोड़ा टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसके कारण 600 मीन 600 मीटर अबव मीन सी लेवल, इतना ही इस पे ग्रो हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन अगर इक्वेटर्स की बात करें तो अप टू 1000 मीटर अबव मीन सी लेवल ग्रो हो जाता है, क्योंकि वहां पे कंडीशंस मेनली मीट हो जाती हैं इक्वेटर में, सनलाइट अबंडेंस में होती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर अचीव हो जाता है, इसलिए अबव वन अप टू 1000 मीन सी लेवल तक इसको ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। देन इट कैन टॉलरेट वाइड रेंज इन इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, लेकिन ये क्या है, ये एक इसके लिए पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए, वाटर गजलिंग क्रॉप इसको कह सकते हैं आप। इसके लिए ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर पर ईयर इतनी बारिश इसके लिए चाहिए, और अगर इतनी बारिश नहीं हो रही है तो क्या चाहिए, ग्रोथ एंड हाइयर यील्ड के लिए प्रॉपर इरिगेशन चाहिए। तो अगर जैसे हमको अगर कोकोनट का एरिया, जैसे हमारे यहाँ कोकोनट की प्रोडक्शन काफी ज्यादा स्टेगनेंट है, 5 लाख टन समवेयर अराउंड 5 लाख टन, इतना ही हमारे यहाँ स्टेगनेटेड है। अगर हम इसको बढ़ाना है तो केरला वाला जो हमारा साउथ वाला पार्ट है, साउथ इंडिया है उधर, ये वाली कंडीशंस तो फुलफिल हो जाएंगी, लेकिन हमको इरिगेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर है, जो वाटर टेबल है, उस पर भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट 200 सेंटीमीटर पर ईयर की रेनफॉल चाहिए, जिस टाइम पे तो मानसून अच्छा होगा हो जाएगा, अदरवाइज जैसे ये अल्नीनो वाली कंडीशन आएगी तो ये इतना ज्यादा यील्ड इसकी इतनी अच्छी नहीं होगी। In areas of inadequate rainfall with uneven distribution, irrigation is required. I hope आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ आर्टिकल, और जो भी हमने जो प्रीलिम्स रेलेवेंट पॉइंट डिस्कस किए ये भी आपको क्लियर हुए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट व्हाई रिन्यूएबल्स अलोन कांट हेल्प, ठीक है। व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट, इट टॉक्स अबाउट कि कितनी ज्यादा एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे हम काम कर रहे हैं, और उससे कितना फायदा हो रहा है और क्या और करने की जरूरत है, ठीक है। कि सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे मूव करने से ही, या अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की ग्रोथ सिर्फ इंक्रीज कर लेने से जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस हमारी है वो ऑल टुगेदर खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है। सो क्या हुआ है, एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की, जिसमें इन्होंने हाईलाइट किए हैं कुछ की इश्यूज इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, मेंस में ये इंफॉर्मेशन या ये पर्टिकुलर रिपोर्ट कोट आप कर सकते हैं, इसकी जो फाइंडिंग्स है वो आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप कुछ मेंस में अपना आंसर लिखेंगे, कुछ डेटा कोट करेंगे, तो आपको सब्सटैंशिएट भी करना पड़ेगा कि वो डेटा है कहाँ से, तो उसके लिए ये याद रखना है। क्या इस रिपोर्ट में कहा है दैट देयर वाज अ रिकॉर्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी ग्रोथ इन 2024, जिसमें ऑलमोस्ट 582 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2024 में ऐड की गई, और जो कि 15% ज्यादा थी 2023 से, ठीक है। देन टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी नाउ एक्सीड्स 4442 गीगावाट्स, अमाउंटिंग टू 30% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कि 30% ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इतनी हम एनर्जी कैपेसिटी हम इंस्टॉल कर चुके हैं वाया रिन्यूएबल सोर्सेस। देन देर इज अ टारगेट कि बाय 2030 हम अपनी जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है उसको
इंक्रीज कर लेंगे ग्लोबली। और COP 28 में ही ये जो पर्टिकुलर गोल है ये अपने लिए सेट किया गया है। बट स्टिल देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, देखो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट क्या देखा हमने, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, यानी कि 30% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हमारी कहाँ से फुलफिल होनी है, या हमने इंस्टॉल कर ली है, जनरेट हम कर पा रहे हैं फॉसिल नॉन फॉसिल सोर्सेज से, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो। ठीक है, बाकी ये जो 70% है ये अभी भी हम फॉसिल फ्यूल ही डोमिनेट कर रहा है, तो मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, अभी भी 30% रिन्यूएबल का। ठीक है, और डिस्पाइट रिन्यूएबल एडिशन फॉसिल फ्यूल्स कंटिन्यूज टू राइज, कंट्रीब्यूटिंग टू रिकॉर्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। और ये जो ट्रांजिशन है ये थोड़ा स्लो है, और इसमें डिस्पैरिटीज भी है कि कुछ जगह पे अच्छा हो रहा है और कुछ जगह पे नहीं हो रहा। अब लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल यूज एनर्जी, देखो जब हम ओवरऑल यूज एनर्जी की बात करेंगे, यही समझाती हूँ, बेटर समझ आएगा। आई होप इट्स विजिबल। नहीं। हम्म, देखो मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें मैंने बताया कि 30% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हम रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट कर रहे हैं, और 70% नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, यानी कि फॉसिल फ्यूल से। अब इसमें भी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही तो एनर्जी कंजप्शन नहीं है, एनर्जी कंजप्शन में और भी चीजें आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये एनर्जी कंजम्पशन है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 22 से 23% है, कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, 22 से 23% ही एनर्जी है जो हमको इलेक्ट्रिसिटी के लिए चाहिए, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम 30% फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रहे हैं। बाकी ऐसी एनर्जी नीड्स हमारी हैं जिसके लिए हमको फॉसिल फ्यूल्स पे ही हम निर्भर हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, हीटिंग, जो कि हेविली किस पे रिलाई कर रही है, फॉसिल फ्यूल्स पे। ठीक है, समझ आइए दोनों चीजों का डिफरेंस। ये है इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, ये कह रहे हैं कि हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जनरेट कर ली है कि हम अपनी 30% की इलेक्ट्रिसिटी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज से। लेकिन हमारी एनर्जी नीड्स सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है, उसमें जब हम अपनी टोटल एनर्जी नीड्स की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 22 से 23% है, जिसमें से भी 30% ही सिर्फ हम रिन्यूएबल सोर्सेज से कर रहे हैं, और बाकी 70% फॉसिल फ्यूल से। तो यू कैन सी कि जो ये ट्रांजिशन हम कर रहे हैं टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, वो एक तो काफी स्लो है, और इतना मतलब ट्रांजिशन इतना अच्छा नहीं है हमारा। ठीक है, देखो अगर हमको ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे भी इलेक्ट्रिसिटी पे फॉर एग्जांपल मूव करना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें एज एनर्जी, तो उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए, है ना। तो वो क्या चाहिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, दैट इज नॉट वेरी इजी। ठीक है, हीटिंग के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, और यही इन्होंने कहा है कि ओवर 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन कम्स फ्रॉम ऑयल, शोइंग रिन्यूएबल एनर्जीज लिमिटेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो भी 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन है वो भी अभी कहाँ से आता है, ऑयल से। जो ये मैंने पाई चार्ट बनाया था जिसमें 20 से 22% इलेक्ट्रिसिटी है, और बाकी 30% कहाँ से है, ऑयल से। ठीक है, 30% ऑयल से आता है, और बाकी फिर बाकी सोर्सेज से, जो कि फॉसिल फ्यूल सोर्सेज ही हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल, इस तरह के जो ग्रीन हाउसेज एमिट करते हैं। देन इन्होंने कहा है दैट देर इज रीजनल डिस्पैरिटीज ऑल्सो। देखो एशिया की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 60% न्यू कैपेसिटी ऐड हुई है 2024 में, जिसमें चाइना सबसे आगे है। देखो चाइना का क्या है ना कि उनका फोटोवोल्टेइक सेल्स में, जो कि सोलर पैनल्स में चाहिए होते हैं फोटोवोल्टेइक सेल्स, उसमें इनका काफी ज्यादा डोमिनेंस है चाइना का। और जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं वो मेनली यूएसए और इंडिया जैसी कंट्रीज में आ जाता है। ठीक है, हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो जो बाकी कंट्रीज हैं उनके लिए बचता भी नहीं है, तो ये फोटोवोल्टेइक सेल की वजह से भी। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इस पे अगर ट्रांजिशन करना है तो इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, जो कि काफी सारी कंट्रीज के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो अफ्रीका में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जल्दी से जल्दी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज पे मूव करें, बट वहां पे सिर्फ 1.4% ही न्यू कैपेसिटी जनरेट हो पाई है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजी मेनली चाहिए, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि पीछे छूट गई हैं इस ये जो एनर्जी इनइक्वालिटी चल रही है। ऑलराइट, ये देखो
इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में ये लिखा गया है दैट देयर इज एन रीजनल इम्बैलेंस इन ग्रोथ, जैसे कि एशिया में अच्छा ग्रोथ हो रहा है और उसमें एशिया में भी चाइना सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, बट इंडिया भी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। बाकी कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके और एक इन्होंने नॉर्डिक कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया है कि नॉर्डिक कंट्रीज भी बहुत आगे हैं। और एक इन्होंने इस आर्टिकल में ये कहा है कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने से कुछ नहीं होगा, हमें ओवरऑल भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमको फॉसिल फ्यूल्स कम करने पड़ेंगे, हमको ऐसी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिससे कि हम अपना जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो कम कर सकें। जो कि हम टेम्परेचर बात करते हैं कि हम वेल बिलो 2 डिग्री रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको अपनी ग्रीन हाउस एमिशंस पर काम करना पड़ेगा, सिर्फ रिन्यूएबल से कुछ नहीं होगा। और एक इन्होंने ये डिस्पैरिटी वाला एग्जांपल दिया है कि चाइना बहुत ज्यादा फोटोवोल्टेइक जो टेक्नोलॉजी है उसको कंट्रोल करता है, और जो कंट्रीज है लाइक अफ्रीका वो ये टेक्नोलॉजी क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाती, तो वहां पे जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ट्रांजिशन है वो इतना स्मूथ नहीं है। यही इस आर्टिकल में दिया गया था। जो इस आर्टिकल में डेटा कोट किया है वो मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख कर दे दिया है, आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अबाउट नेक्स्ट इज अबाउट व्हाई मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर हैंडलिंग डायग्नोस्टिक सैंपल्स आर इम्पोर्टेंट। क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सॉरी, दिल्ली हाई कोर्ट की एक रूलिंग आई थी जिसमें उन्होंने कहा दैट इट इज इम्पोर्टेंट कि अब मतलब कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसी गाइडलाइंस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दी थी कि आप मिनिमम स्टैंडर्ड्स नोटिफाई कीजिए जिससे कि जो डायग्नोस्टिक सैंपल्स होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है। आई विल एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जाम्पल। आप सैंपल देने जाते हैं, कोई एक कलेक्शन सेंटर होता है, जरूरी नहीं है कि वो, कभी कई बार क्या होता है कि वो सिर्फ एक कलेक्शन सेंटर होता है। छोटी सिटीज में ऐसा यूजुअली होता है, आई डोंट नो अबाउट द बिग सिटीज, शायद वहां पे ऐसा ना होता हो, बट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल तो ये कह रहे हैं कि पैन इंडिया ऐसा हो ही रहा है। ठीक है, तो देयर इज अ कलेक्शन सेंटर, ठीक है, जहां पे वो आपका खून लेंगे या जो भी सैंपल उन्होंने लेना है, बीट स्पूटम, बीट स्टूल, यूरिन, वट या ब्लड, जो भी है। अब वो कलेक्शन सेंटर से जो लेबोरेटरी है, जरूरी नहीं होता कि ये सेम हो। ठीक है, मतलब कि कलेक्शन सेंटर एक आइसोलेटेड जगह पे है जहां पे वो उन्होंने सैंपल आपका कलेक्ट किया, अब वो फिर लेबोरेटरी भेजते हैं। होता है ना ऐसा कि वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, फिर हम पूछते हैं कि कितने टाइम में रिपोर्ट आएगी, फिर वो कहेंगे कि जी अभी हम लेबोरेटरी भेजेंगे, 1-2 दिन लगते हैं, फिर आपकी रिपोर्ट आएगी, है ना। तो इतने टाइम में क्या वो सैंपल ठीक रहता है? जैसे कि अगर हम ब्लड की बात करें, ठीक है, तो इट इज एडवाइजेबल कि एज अर्ली एज पॉसिबल उसको टेस्ट कर लिया जाए, बट यूजुअली क्या होता है, एक लॉट पूरा बनाया जाता है, जब वो पूरा लॉट फिल होता है फिर उसको लेबोरेटरी भेजा जाता है, देन लेबोरेटरी में वो टेस्ट होता है एंड देन रिपोर्ट आती है। तो कितना रिलायबल वो रिपोर्ट रहा ये किसको पता है? ठीक है, यही इस आर्टिकल में पूरा लिखा गया है दैट इस तरह के कुछ स्टैंडर्ड्स क्योंकि नहीं है, स्टैंडर्ड्स एसओपीस नहीं फॉर्म किए गए हैं, उसके कारण ये जो डायग्नोस्टिक सैंपल्स की हैंडलिंग है ये प्रॉपरली नहीं हो रही है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल दैट देर इज अ नीड फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स, एटलीस्ट एसओपीस नोटिफाई मिनिस्ट्री करे, और मिनिस्ट्री ने यही कहा है कि हम एसओपीस जल्दी से जल्दी नोटिफाई करने वाले हैं। क्या होता है कि जो क्लिनिकल सैंपल्स है उनके लिए कोई एक सेट गाइडलाइंस नहीं है। जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है वो जो हाई रिस्क सैंपल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे हाई रिस्क पैथोजेंस के लिए कुछ गाइडलाइंस आई थी जो कि रूडिमेंट्री और फ्रेगमेंटेड थी। ठीक है, और कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टैंडर्ड था नहीं, जिसके कारण सिर्फ, और जो है वो भी सिर्फ हाई रिस्क पैथोजेंस के लिए है। जो रूटीन हमारे सैंपल्स होते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उनके लिए एज सच ऐसे कोई एसओपीस नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है कि द सैंपल कलेक्शन इज अनरेगुलेटेड। जो मैं कलेक्शन सेंटर्स की बात कर रही हूँ वो यूजुअली क्या किसी एक लेबोरेटरी के साथ अटैच्ड होती है और लेबोरेटरी में भेजते हैं वो। अब यहाँ सैंपल कलेक्शन में जो इंडिविजुअल कलेक्ट कर रहा है, क्या उसको पता है कि ये सैंपल कैसे हैंडल करना है, इसको किस कंडीशन में रखना है, क्या इसको रेफ्रिजरेट करके भेजना है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसी होगी? इस तरह का जो ये सैंपल कलेक्शन है ये अनरेगुलेटेड है। और देर इज मिसमैच इन अक्रेडिटेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ लैब्स एंड कलेक्शन सेंटर। क्या है, क्या देखा गया था, कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी कि जो डेटा कलेक्शन सेंटर ने पोस्ट किया और जो लेबोरेटरी है जहां पे ये टेस्ट हुआ उसमें थोड़ा मिसमैच देखा गया था। अब जिसके कारण जो आईसीएमआर है उन्होंने कहा था दैट
आपको टाइम टू टाइम अपना डेटा पोस्ट करना है, जो आप सैंपल दे रहे हैं, जो आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, वो आपको टाइम टू टाइम पोस्ट करना है। देन इसकी वजह से क्या होता है, देयर कैन बी मिसडायग्नोसिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ब्लड टेस्ट करवाते, अब तो मेरा हीमोग्लोबिन इज फाइन, आई थिंक सो, नाउ इट्स फाइन। जब मैं पहले, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मुझे पता था कि मेरा हीमोग्लोबिन ठीक नहीं है, आई कुड सी इट, मुझे पता था कि मैं एनीमिक हूँ। बट जब भी मैं टेस्ट करवाती थी तो वो एकदम 12-13 इतना मेरा हीमोग्लोबिन आता था। और वो क्या वजह थी कि जैसे जिस कलेक्शन सेंटर में आप मैंने अपना सैंपल दिया, अब वो बहुत टाइम तक, बहुत टाइम बाद वो सैंपल लेबोरेटरी में भेजेंगे, तब तक वो ब्लड का क्या हो चुका है किसी को नहीं पता, और जो रिपोर्ट आई है वो रिलायबल है या नहीं है किसी को नहीं पता। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो हमारे ये जो सैंपल हैंडलिंग है इनके साथ एसोसिएटेड है। तो फिर मेनली दीज वर द करंट लूपहोल्स कि सैंपल कलेक्शन स्टैंडर्ड्स नहीं है, जो ये कलेक्शन सेंटर्स है यहाँ पे कोई एसओपीज फॉर्म नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंड देन जो लेबोरेटरीज हैं उनका डेटा भी कई बार मिसमैच हो जाता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ने क्या कहा था, मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो कलेक्शन सेंटर्स हैं और जो लेबोरेटरीज है, लेबोरेटरीज को नोटिफाई करना पड़ेगा कि दीज मेनी कलेक्शन सेंटर्स आर अंडर अस। ठीक है, ये कलेक्शन सेंटर्स हमारे अंडर आते हैं, इनका जो सैंपल्स जो ये कलेक्ट करते हैं वो हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, देन देर वॉज वन petitioner, हिज नेम वॉज जैन समथिंग कुछ नाम है उनका, तो रोहित जैन इन्होंने पेटिशन डाली थी, एंड देन ही हाईलाइटेड ऑल दीज प्रॉब्लम्स कि सैंपल कलेक्शन सेंटर में प्रॉब्लम है। दूसरे जो लोग रिपोर्ट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है कि एटलीस्ट जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो इन रिपोर्ट्स को साइन करे, वो ये टेस्टिफाई करे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है जो आई है। और एक तो वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो और मिनिमम उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो पैथोलॉजी में। ठीक है, उसने एटलीस्ट पैथोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो लेबोरेटरीज होती है यहाँ पे कुछ एमएससी या पीएचडी होल्डर्स लोग बैठे होते हैं, एंड दे आर नॉट लीगल प्रैक्टिशनर, मेडिकल नॉट लीगल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो नहीं होते, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वो नहीं होते। तो इसकी वजह से भी कुछ डिस्क्रिपेंसी थी कि एटलीस्ट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी साइन की, ऑथराइज की जाए कि एटलीस्ट ये पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला इंसान रिपोर्ट को सिग्नेचर करे या टेस्टिफाई करे कि दिस रिपोर्ट इज करेक्ट। ठीक है, इट इज रिटन हियर। और अभी फिर उन्होंने, फिर इवेंचुअली क्या हुआ था, जिस पिटिशन के बाद क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक कमेटी सॉर्ट ऑफ बनाई जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स थे फ्रॉम पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हिमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और इन्होंने कुछ एसओपीज डिजाइन किए। बट देन जब एक साल बाद भी ऐसे कोई एसओपीज नहीं आए तो ये जो डॉक्टर जैन थे, डॉक्टर रोहित जैन, इन्होंने फर्दर फिर से रिट पिटिशन डाली और कहा कि क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे जजमेंट दी थी कि एसओपीज आने चाहिए और नहीं आए हैं, तो ये एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो उसके रिप्लाई में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि हम एट अर्लीस्ट ये जो नोटिफाई कर देंगे। आई होप समझ आया आपको सब कुछ, ये पूरा का पूरा आर्टिकल। ये हेल्थ, देखो हेल्थ वाला जो हमारा जीएस में आप कहीं पे एग्जाम्पल्स में भी कोट कर सकते हैं कि हमारे जो, अगर हेल्थ सेक्टर में प्रॉब्लम्स का आए कि हेल्थ सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या लैक करता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है। ठीक है, दैट देर आर नो एसओपीज फॉर डायग्नोस्टिक सैंपल्स एंड फॉर कलेक्शन सेंटर्स और लेबोरेटरीज कि वो कैसे सैंपल कलेक्ट करे। बिकॉज देखो यार, जो डायग्नोसिस है यानी कि जो बीमारी का पता करना है, डायग्नोसिस मेनली किस पे डिपेंड करता है, जो इन्वेस्टिगेशन आती है, जो आपकी रिपोर्ट्स आती है। अब अगर वो इन्वेस्टिगेशन रिलायबल नहीं होंगी तो डायग्नोसिस किस बेसिस पर फ्रेम होगा। ठीक है, और अगर इस तरह के लेक्यूना इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेंगे तो वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर्म करने के लिए एक पैनल बनाया गया था जो हमने डिस्कस कर लिया, और अभी विद इन 3 months गाइडलाइंस आ जाएंगी, और जब गाइडलाइंस आएंगी तो हम उनको देख लेंगे। पॉलिसीज अंडर फाइनल रिव्यू, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास फाइनल रिव्यू के लिए गई है पॉलिसी। हाँ, रोहित जैन ही उनका नाम था। ठीक है, तो दिस वाज द होल आर्टिकल कि मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होने चाहिए। और ये आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हेल्थ सेक्टर की प्रॉब्लम्स लिखने के लिए आती हैं तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो गए थे गंगई कोंडा चोलापुरम, द लॉस्ट कैपिटल, वहां पे उन्होंने विजिट किया। और वहां पे उन्होंने एक इनकी ट्रेडिशनल वोटिंग सिस्टम का जिक्र किया, और वो वोटिंग सिस्टम न्यूज में आया, वो हम वोटिंग सिस्टम अभी डिस्कस करेंगे। गंगई कोंडा चोलापुरम वो गए थे, जो ये 3 लिविंग टेम्पल्स हैं, 3 लिविंग चोला टेम्पल्स, जिसमें कौन सा आता है, एक तो गंगई कोंडा चोलापुरम आता है, और एक ऐरावतेश्वर टेम्पल आता है, देन वन इज बृहदेश्वर टेम्पल। तो ये बृहदेश्वर और गंगई कोंडा चोलापुरम, ये दोनों इन्होंने विजिट किए। ठीक है, बृहदेश्वर वॉज बिल्ट बाय होम, राजा राजा चोल। देन ऐरावतेश्वर वॉज बाय बिल्ट बाय राजेंद्र चोल टू। और गंगई कोंडा चोलापुरम, दिस पर्टिकुलर टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राजेंद्र वन। ठीक है, जब उन्होंने ये टेम्पल बनाया था। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड 3 लिविंग टेम्पल्स ऑफ चोल। लिविंग टेम्पल क्यों कहते हैं, क्योंकि इन पे अभी भी पूजा होती है, प्रॉपर रिचुअल्स यहाँ फॉलो किए जाते हैं। और एक्चुअली ये क्या एक फेस्टिवल है, आदि, क्या नाम है, आदि थिरुवथिराई, आदि थिरुवथिराई। इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहां गए थे। अब ये तो सारा हिस्ट्री है। तो आज आपका होमवर्क ये है कि आप चोला एम्पायर को रिवाइज करेंगे अपने हिस्ट्री के नोट्स से। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये जो कोडुवलाई वोटिंग सिस्टम वहां का है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखो, हम मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स के मैग्ना कार्टा की हम बात करते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, और उनकी बात हम करते हैं, बट हमारे अपने चोला सिस्टम में जो हमारे चोलास थे वहां पे कोडुवलाई सिस्टम एक होता था वोटिंग के लिए, विच वॉज ट्रांसपेरेंट और गवर्नेंस का के साथ वो डील करता था। अब इसमें क्या होता था, एक पॉट में, बेसिकली इस कोडुवलाई सिस्टम में, ये एक वोटिंग सिस्टम का टाइप था। इसमें क्या होता था, यूजुअली एक पॉट होता था, उसमें पाम पाम लीव्स में जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम लिखे जाते थे, और एक इंडिविजुअल को, एक यंग इंडिविजुअल को चूज किया जाता था कि ये बंदा इम्पार्शियल है, इसको चूज करते थे, और वो एक पर्ची उसमें से उठाता था। ठीक है, और फिर वो बंदा इलेक्ट हो जाता था। ये इनका वोटिंग सिस्टम था। और ऐसा क्यों किया जाता था, एक तो जो वो इंडिविजुअल है वो ट्रांसपेरेंट होगा, ये माना जाता था, और सबकी प्रेजेंस में ये पर्टिकुलर काम किया जाता था। अब इसको ना, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये एक तरह से डिवाइन विल को रिप्रेजेंट करता था, कि ये जो भी पर्ची आया, जो भी स्लिप आई, पाम लीफ वाली जो स्लिप आई, जिस बंदे का नाम आया उसको डिवाइन ने चूज किया है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको डिवाइन विल के साथ भी एसोसिएट करते हैं। कोडुवल्लाई सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोडुवल्लाई सिस्टम चोला एम्पायर के साथ एसोसिएटेड है, और ये उनका एंशियंट वोटिंग सिस्टम है, जिसमें वो पर्चियां बनाते थे, पर्ची चूज करते थे। अब इसका जो मेंशन है वो है उत्तरामेरूर विलेज, उत्तर इंस्क्रिप्शन ऑफ उत्तरामेरूर, जो कि एक कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन में इसका जिक्र है, इस पर्टिकुलर कोडुवल्लाई सिस्टम का। ठीक है, और जो हिस्टोरियन है, के के ए नीलकांता शास्त्री, उन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में काफी एक्सटेंसिवली कवर किया है। उन्होंने ही ये पूरा प्रोसीजर बताया है कि इस तरह से चूज किया जाता था एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के द्वारा। इससे क्या होता था कि ऑफिस कैप्चरिंग भी नहीं होती थी। ऐसा भी नहीं होता था कि जो इंडिविजुअल एक बारी ऑफिस जिसने अज्यूम कर लिया वो बार बार अज्यूम करेगा। ठीक है, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज ये है, देखो, एक तो इन्होंने दो सभा के बारे में बोला है। एक तो सभा है जो कि ब्राह्मण्स की असेंबली थी, और एक उर है जो नॉन ब्राह्मण की असेंबली होती थी। अब इन असेंबलीज के लिए इलेक्शन होते थे। ठीक है, ये क्या काम करती थी, ये इरिगेशन, रेवेन्यू, टेम्पल मैनेजमेंट और जस्टिस, इस तरह का काम ये पर्टिकुलर असेंबलीज देखती थी। और इन्हीं के इलेक्शंस के लिए ये कोडुवल्लाई सिस्टम यूज होता था, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये थी कि देखो, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता था। एक तरह से इसमें रिटायरमेंट एज भी थी, कि 35 ईयर्स से 75 ईयर्स तक का इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, साथ में वो एक टैक्स पेयर होना चाहिए, मतलब लैंड रेवेन्यू वो देता हो, तो ही मस्ट बी अ टैक्स पेयर। देखो, 75 ईयर्स रिटायरमेंट एज हम नहीं फिक्स कर पा रहे, बट चोला एम्पायर पे थी। ठीक है, एक तो ये 35 से 75 ईयर्स, दूसरा वो टैक्स पेयर होना चाहिए, उसको वैदिक टेक्स्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और कौन कौन इनएलिजिबल होंगे, जिस पे कोई भी डेट डिफॉल्ट का केस हो,
डोमेस्टिक अब्यूज का केस हो, ये वाला पैराग्राफ इधर, डोमेस्टिक अब्यूज का केस हो, या फिर अल्कोहलिक वो आदमी हो, ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स एलिजिबल नहीं होते थे ये कोडू सिस्टम के लिए या सभा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। सो इनकी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स उस टाइम पे नहीं होती थी, क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई नहीं होना चाहिए, कोई डेट डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई डोमेस्टिक अब्यूज का केस उस बंदे पे नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो हीनियस क्राइम्स के केस होते हैं तो भी वो अच्छे खासे एमपी बन जाते हैं, बट ये था। और साथ में नेपोटिज्म को भी बैन किया हुआ था कि अगर कोई इंडिविजुअल सभा में ऑलरेडी है, उसका क्लोज रिलेटिव एलिजिबल नहीं होगा। सो काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव ये सिस्टम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसकी डिस्क्वालिफिकेशंस कितनी अच्छी हैं, जो हमको भी अपने सिस्टम में लाने की जरूरत है संभव। और इनका क्या होता था, इनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होती थी कि एनुअल ऑडिट्स होंगे, और अगर कोई भी फंड्स में इन अप्रोप्रिएशन पाई गई तो वो बंदा अगली बार ऑफिस के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने कोई भी घपला किया, कोई भी करप्शन आपने करने की कोशिश की, तो आप अगली बारी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप पे फाइन भी लगेगा। इनफैक्ट एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें एक ट्रेजरी ऑफिसर के डिसमिसल का जिक्र किया गया है कि क्योंकि उसने एम्बेजलमेंट किया है तो अब उस पे उसको फाइन भी देना पड़ा, और साथ में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो फर्दर ऑफिस नहीं अज्यूम कर सकता। ठीक है। और चोला सिस्टम की पूरी बात की गई है कि वो कितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज था। जैसे कि वहां पे उन्होंने अपने जो एम्पावरिंग, जो मर्चेंट गिल्ड्स थे उनको एम्पावर करके रखा था। मनी मनी ग्रामम, अय्या बोले, इस तरह के जो गिल्ड्स थे, मर्चेंट गिल्ड्स थे, ये यूपीएससी में भी इनके बारे में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और चोला एम्पायर पे अभी 2025 में भी क्वेश्चन आया था। सो आपका होमवर्क आज का यही है कि आप हिस्ट्री से इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप अपने हिस्ट्री के नोट से इनको रिवाइज करेंगे। देन बस यही है। और पीएम मोदी ने थोड़ा वो गंगा जल वाले की भी बात की कि जहां पे बाकी राजा लूटपाट का सामान लेके आते थे जब वो किसी को डिफीट करते थे, जो हमारे राजेंद्र चोला जो थे, चोला एम्पायर के किंग, वो गंगा जल लेके आए थे। एंड फिर उन्होंने एक सेरेमनी सॉर्ट ऑफ की थी, सिंबॉलिक, ये काफी एक्ट था उनका, गंगा जल वो लेकर आए थे। और एक लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये सारा कुछ था। बस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कोडू वाला सिस्टम ये था। आई होप आपको ये समझ आया कि ये क्या था, इसकी क्वालिफिकेशंस, इसके डिस्क्वालिफिकेशंस, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया था, तो दिस वाज इम्पोर्टेंट। ठीक है। अच्छा, ये भी एक पॉइंट था कि एंटायरली इगैलिटेरियन नहीं था इसमें। एक तो सिर्फ एलीट मेल मेंबर्स थे, क्योंकि देखो टैक्स पेइंग का बोल दिया है कि टैक्स पेयर बंदा होना चाहिए। इसमें वुमेन नहीं थे, लैंडलेस पीजेंट्स नहीं थे, और लेबरर्स भी इसको इनको भी एक्सक्लूड किया गया था। ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये बैलेट पॉट सिस्टम होता था, पॉट में से पर्ची निकालते थे। ठीक है, ये पूरा ये था। देखो, ये हमने डिस्कस किया है चाइना का जो मेगा डैम ब्रह्मपुत्र पे बन रहा है और इंडिया पे क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं। ये मैंने क्यों ऐड किया है, ये हमने पूरा डिस्कस किया है। याद होगा आपको कि चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है, तिब्बत में उसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो। वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है एज सियांग रिवर। सियांग हमारे यहाँ एंटर करते ही अरुणाचल प्रदेश में वो ब्रह्मपुत्र नहीं बन जाती, सियांग बनती है। देन असम में जब उसको लोहित और दिबांग ये ज्वाइन करते हैं एज इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो फिर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, जो कि असम की लाइफलाइन भी है। एंड देन दीज आर इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने पहले डिस्कस किया है ये, मैंने क्यों ऐड किया ये, क्योंकि अभी जैसे ये डैम बनना शुरू हुआ तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आई हैं, जिसमें एक तो जो अ, अरुणाचल के चीफ मिनिस्टर हैं, हमने इसकी कैपेसिटी और इसका कंपैरिजन भी देखा था विद थ्री गॉर्जेस डैम, जो यांगसे रिवर पर बना है, चाइना में ही है, जो अभी का लार्जेस्ट डैम है, वो हमने डिस्कस किया था। इट इज ऑल डिस्कस्ड। किसी ने वो सेशन नहीं देखा है तो वो देख सकता है। अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा है कि जैसे ही ये गेलिंग रिवर में, गेलिंग नाम की जगह में ये अरुणाचल में एंटर करती है, फिर इसको सियांग कहते हैं। तो ये इन्होंने सियांग रिवर को लेके कुछ एप्लीकेशन शो करी है इन्होंने। एक तो इसको कहा है ये जो डैम है इट कैन बी अ पोटेंशियल वाटर बॉम्ब, एंड ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अरुणाचल के लोगों के लिए। देखो, अगर ये जो यहाँ पे मेडोंग काउंटी में ये पर्टिकुलर डैम बन रहा है, कभी अगर अनअनाउंस चाइना ने पानी छोड़ दिया, या यहाँ पे कोई नेचुरल, क्योंकि ये सीज्मिक जोन भी है, सीज्मिकली एक्टिव जोन है, अगर यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ गया
लैंडस्लाइड हो गया, इस तरह के अगर इश्यूज हुए तो अरुणाचल के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो वहां के, अगर ये आता है, क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप ये वाले जो टर्म्स हैं इनको पक्का से पक्का कोट करेंगे, दैट इट इज अ पोटेंशियल वाटर बॉम्ब एज सेड बाय द चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, एंड एज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ये अरुणाचल के लोगों के लिए, ये भी आप कोट करेंगे, ठीक है। और सारे के सारे जो अप्रीहेंशन थे वो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, दैट हमारे लिए पानी के लिए प्रॉब्लम होगी। और आसाम के लिए उन्होंने क्या कहा है, जो हेमंत बिस्व शर्मा जी है, उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट 30 to 35% पानी आता है चाइना से। देखो, ये जो ये वाला नदी है, ये बड़ी जरूर लगती है, लेकिन ये अगर वाटर कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो 30 to 35% पानी कंट्रीब्यूट करती है इन द एरियाज ऑफ असम के लिए, और असम के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। लेकिन चीफ मिनिस्टर जी ने कहा है कि ये मेनली जो रेन फेड रिवर्स है ना यहाँ की, जो इसको ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को इन इंडिया ओनली, वो इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है। और अगर कोऑपरेशन की बात की जाए, अगर कोऑपरेट इंडिया चाइना हमारे साथ करता है तो एक तरह से फ्लड मैनेजमेंट में हमको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर साल ये असम में ब्रह्मपुत्र ऑलमोस्ट उफान पे पहुंच जाती है और बहुत ज्यादा फ्लड्स इससे कॉज होते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमारे लिए इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 30 to 35% वाटर कैरी करती है, और जब नॉन मानसून का टाइम होगा, जब मानसून नहीं होगा, तब हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। वो कितना पानी छोड़ रहे हैं, कितना पानी कैप्चर कर रहे हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। इसके लिए मिटिगेशन मेजर्स हमने उस दिन भी डिस्कस किए थे कि इंडिया एक अपर सियांग प्रोजेक्ट बना रहा है, जिससे कि मेनली पानी की क्वांटिटी को हम लोग भी रेगुलेट कर पाएंगे कि कब कितना छोड़ना है या कितना कैप्चर करके रखना है। तो जब ब्रह्मपुत्र में कमी होगी तो डैम से पानी को सप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। ये एक है। और दूसरा, जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने कहा है कि जो रिवर्स है उनकी इंटरलिंकिंग कर दी जानी चाहिए, ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र से चैनल्स बना के दूसरी रिवर्स पे इसकी इंटरलिंकिंग कर दी जाए। गंगा बेसिन वाली रिवर्स पे भी इसकी इंटरलिंकिंग करी जा सकती है, ताकि फ्लड मैनेजमेंट किया जा सके इन केस चाइना अचानक से पानी छोड़ता है। तो चाइना बहुत रिलायबल है, वी ऑल नो दैट, कितना ज्यादा है। और चाइना क्या क्या कहना है कि देखो यार, ये हमारी फुल्ली सोवरन राइट है हमारा, ये डैम बनाना। और हम लोग तो बहुत कोऑपरेट भी करते हैं सबके साथ, हम हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करते हैं, हम फ्लड प्रिवेंशन में सबकी हेल्प करते हैं, हम तो बहुत अच्छी कंट्री है, ऐसा चाइना ने कहा है। और हमने उस दिन डिस्कस किया था कि देर इज नो ट्रीटी, ट्रीटी की जरूरत है, एक ब्रह्मपुत्र की वाटर शेयरिंग के लिए एक ट्रीटी की जरूरत है। और जो भी लोअर रिपेरियन कंट्रीज है, जैसे कि नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, हम सबको आपस में मिलके चाइना के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। और ये अपर सियांग रिवर पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इट इज इम्पोर्टेंट। और साथ में जो एमओयू हमारा अभी एग्जिस्टिंग है, जो कि 2023 में एक्सपायर हो गया था, और उसके बाद कोई फ्रेश एमओयू नहीं बना है। अब जिसको लग रहा है कि बहुत तेज गया, समझ नहीं आया, वो पिछला लेक्चर देख सकता है। ये सेशन वैसे भी बहुत लंबा हो गया है ठीक है। बट हमने जो हमारा जो भी आर्टिकल्स थे अभी तक के, वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अभी तक का आपका सारा कवर हो चुका है, डोंट वरी। ये नहीं सोचना है कि क्लास नहीं हुई तो हमने कुछ मिस कर दिया, कुछ भी मिस नहीं हुआ है, मैंने सारा कवर करवा दिया। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।